वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के 28वें लेक्चर में प्रेजेंट हैं और इस लेक्चर में हम लोग राउल्ट्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने वेपर प्रेशर के बारे में जानकारी दी और वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में बताया। आज हम लोग देखेंगे कि वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन से क्या रिलेशन है और इस रिलेशन को डिस्क्राइब किया था राउल्ट साहब ने। आइए इसको देखते हैं। राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या करता है? इट describes the relationship between the partial vapor pressure of volatile components in the liquid or solution। किसी लिक्विड्स में या सॉल्यूशन में जो वोलाटाइल कंपोनेंट्स हैं तो वोलाटाइल कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर का उनके मोल फ्रैक्शन से, मीन सॉल्यूशन या लिक्विड में जो उनका मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है उसके बारे में, उसके इंटर रिलेशनशिप के बारे में जानकारी देता है राउल्ट्स लॉ। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक फिगर देख लें हम लोग। सपोज करें हमारा एक ये कंटेनर है। इस कंटेनर में दो कंपोनेंट हैं। इट इज कंपोनेंट 1 एंड इट इज कंपोनेंट 2। ठीक है। इस कंपोनेंट 1 का और कंपोनेंट 2 का सपोज करें कि जब ये अकेले रहते, प्योर स्टेट में रहते तो इनका वेपर प्रेशर हमने मान लिया P01 और इसका वेपर प्रेशर हमने मान लिया, सपोज ये दूसरा कंपोनेंट है, इट इज P02। P01 क्या है और P02 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। मीन्स ये अगर अकेले रहता, वैसी स्थिति में जो वेपर प्रेशर डालता दैट इज P02 और ये जब इट इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन प्योर स्टेट, बोथ आर वोलाटाइल इन नेचर। जब वोलाटाइल है तभी ना इनका वेपर बनेगा जी। ठीक है। तो अब देखें इसमें कौन कौन से लिक्विड हैं। एक है आपका कंपोनेंट 1 जिसको हम रेड से दिखा रहे हैं, कंपोनेंट 1 को रेड से दिखा रहे हैं और कंपोनेंट 2 को हमने ग्रीन से दिखाया है। ठीक है।
तो दोनों का कुछ वेपर प्रेशर होगा। इस सॉल्यूशन में जो वेपर बनेगा, कंपोनेंट 1 का वेपर बनेगा, सपोज दैट इज P1, और जो कंपोनेंट 2 का वेपर बनेगा उसको हम सपोज करते हैं P2 से। तो सॉल्यूशन के ऊपर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो दोनों वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। दैट मीन्स P1 प्लस P2 विल बी इक्वल टू द टोटल वेपर प्रेशर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय P। हमने टोटल वेपर प्रेशर को P से रिप्रेजेंट किया है, टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो राउल्ट साहब क्या कहते हैं? राउल्ट साहब ये कहते हैं कि इस सॉल्यूशन में जो भी वोलाटाइल कंपोनेंट हैं उनका पार्शियल वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जितना अधिक होगा उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही अधिक होगा। अब थोड़ा सा हम देख लें पार्शियल प्रेशर क्या है। अरे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट 1 का भी कुछ प्रेशर होगा और कंपोनेंट 2 का भी कुछ प्रेशर होगा, तो इनका जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर। ये P1 हुआ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 और ये P2 हुआ दिस P2 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 एंड टोटल वेपर प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय P। ठीक है, अब इस कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन को हम मान ले रहे हैं x1 और कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन को हम मान ले रहे हैं x2। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट साहब क्या कहते हैं कि किसी सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट हैं, वोलाटाइल कंपोनेंट हैं, उनके पार्शियल वेपर प्रेशर का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्यूशन में जो उनका मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है उसके। तो इसको हम क्या लिखेंगे? फॉर ए सॉल्यूशन the partial vapor pressure of volatile components in the solution is directly proportional to their mole fractions। ठीक है, इसके अनुसार क्या हो जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट 1 का क्या है 10। यहां देखें P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 और P1 विल बी इक्वल टू k इंटू x1 वेयर k इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट।
अब अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस x1 को हम 1 मान लेंगे। आप जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हो तो शायद आपको मालूम होगा कि आप इसके वैल्यू को 1 मान लो। तो यहां पर हम लिखें इफ x1 इज इक्वल टू 1, x1 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? आप ये जानते हो कि मोल फ्रैक्शन का टोटल सम, दैट मीन्स x1 plus x2 will must be equal to 1 and x1 will be equal to 1 minus x2 and x2 will be equal to 1 minus x1। तो यहां पर x1 को जब 1 मान लिए, इसका मतलब कि सॉल्यूशन में केवल एक ही वोलाटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट है। वैसी स्थिति में जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट के इक्वल होगा, क्योंकि जब सॉल्यूशन में एक ही लिक्विड होगा, जब इस सॉल्यूशन में एक ही लिक्विड होगा तो वेपर तो केवल उसी लिक्विड का ना बनेगा, और वैसी स्थिति में जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जब x1 का वैल्यू 1 हो जाएगा वैसी स्थिति में देन P1 विल बी इक्वल टू P01, और P01 आप जानते हो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन प्योर स्टेट। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो अब देखें यहां पर K का वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर ये हम 1 लेते हैं, x1 1 लेते हैं तो K का वैल्यू आपका हो जाता है P1, बट P1 इज इक्वल टू P01। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 कर दें। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1। दिस इज एक्सप्रेशन 2। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? देखिए यहां हमने P इज इक्वल टू K इंटू x1 किया। अब इस कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको 1 माना। जब इसको 1 मान लेंगे इसका मतलब कि हमारे पास एक ही लिक्विड है, तो वैसी स्थिति में जो पार्शियल वेपर प्रेशर का वैल्यू होगा सॉल्यूशन का वो प्योर स्टेट के लिक्विड के पार्शियल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। और यहां पर आप 1 लोगे तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू P1। ठीक है, बट P1 इज इक्वल टू P01, हेंस P1 विल बी इक्वल टू P01 इंटू x1। दिस इज इक्वेशन 2। इसको आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हमारे पास एक्सप्रेशन है P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1। ये था एक्सप्रेशन 2। अब एक्सप्रेशन 2 से क्लियर है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, इट इज पार्शियल वेपर प्रेशर। द पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट in pure state multiplied by its mole fraction. The vapor pressure, the partial vapor pressure is equal to the product of vapor pressure in pure state and its mole fraction. ठीक है, इसी तरह से and for other liquid present in the solution, that is
for component 2 we have P2 will be equal to P02 into X2. It is equation 3. दूसरे कंपोनेंट के लिए हम राउल्स लॉ पढ़ रहे हैं, जब दो वोलाटाइल लिक्विड्स प्रेजेंट हो वैसी स्थिति में राउल्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो सेकेंड लिक्विड के लिए हमारा एक्सप्रेशन ये होगा। ठीक है, अब देखें अब दोनों का पार्शियल प्रेशर को जब ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आपको भी पता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वी हैव, यहां क्या हो जाएगा जी, P विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2, टोटल वेपर प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, P विल बी इक्वल टू P1 का ले लेंगे P01 इंटू X1, P02 इंटू X2। ठीक है, अब देखिए यहां मोल फ्रैक्शन किसी एक ही फॉर्म में हम ले लेते हैं, P इज इक्वल टू P01 इंटू X1 के लिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस X2, अभी हमने बताया था आपको, प्लस P02 इंटू X2 और P इज इक्वल टू P01 माइनस P01 इंटू X2 प्लस P02 इंटू X2। अब यहां देखिए X2 कॉमन हो जाएगा और जीरो लेवल तक जाने के लिए देख लें, P इज इक्वल टू P01 प्लस P02 इंटू X2 माइनस P01 इंटू X2 और P इज इक्वल टू P01 प्लस X2 P02 माइनस P01। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, एक्सप्रेशन 4। अब इस एक्सप्रेशन में देखें, अगर टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर का आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपके पास क्या क्या पता होना चाहिए, आपके पास पता होना चाहिए दोनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म और मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट। अगर हम देखें, अगर हमने यहां पर X1 के बदले 1 माइनस X2 रखा, अगर X2 के बदले 1 माइनस X1 रख दें, तब वैसा स्थिति में क्या होना चाहिए, आप कैलकुलेट करके देखना, P विल बी इक्वल टू, संभवतः यहां आएगा P2 प्लस X1 और ये हो जाएगा P01 माइनस P02। दिस विल इक्वेशन 5। ठीक है, इसको आप लिख लो। अब देखें हमारे पास दो एक्सप्रेशन, इन दोनों से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि अगर आपको टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो आपको पता होना चाहिए दोनों वोलाटाइल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के बारे में जो प्योर स्टेट में होगा, और दोनों में से किसी एक कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो इसके आधार पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो और अधिक क्लियर होगा। ठीक है, अब इस
एक्सप्रेशन को हम लोग ग्राफिकल वे में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, शेयर करें। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों को पहुंचाएं जो बच्चे इसके लिए नीडी हैं। आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर दैट। मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, ओके, थैंक्स अ लॉट।